वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट करा था। अब इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करें, बेसिकली PYQs। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना 2021 से हैं। बाकी के क्वेश्चन अभी मैं अरेंज नहीं कर पाई, लेकिन कर लेंगे उन्हें जल्दी। फिलहाल अभी 21 से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करो कि साथ साथ सॉल्व करते जाओ ताकि तुम्हारे PYQs हाथों हाथ सॉल्व होते जाएँ। तो देखो, एलन रूल। अब ये एलन रूल हम किस में पढ़ते हैं? अब ये रिवाइज्ड वाला एडिशन है तो उसमें हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पुरानी NCERT है एलन रूल उसमें था। तो उसमें क्या होता था, एलन रूल किन पे लागू होता है? जो छोटे साइज़ के एनिमल्स होते हैं या फिर जो कोल्डन रीजन्स में पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं एलन रूल्स तो कहाँ किसका हो सकता है? यहाँ पे पोलर सील जाएगा इसका आंसर। फिर ये जो तीनों है ना, ये पुराने वाली NCERT में से ही है, क्योंकि ये पोर्शन अब डिलीट हो गया रिवाइज वाले एडिशन में, तो मैं ही सॉल्व करवा रही थी। तो अब देखो, सेकंड क्या है? क्यू, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। ये किस में देखने मिलती थी? कैंगरू रैट में। तो देखो, ए का क्या है? एलन रूल का फोर्थ, पोलर सी, वो तो जहाँ तक हमारे सारे ऑप्शंस में दिख रहा है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी हमें किस में दिख रही है? कैंगरू रैट में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ से ए और बी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आती है बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन देखने मिलती है डेजर्ट लिजार्ड में। तो कहाँ मिल गया ये? इसी में मिल गया ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी। तो क्या हो गया इसका आंसर? फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया डी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन फिर से वही था, अ पर्सन असर्शन रीजन वाला। A person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations। मतलब जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें क्या ये एल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। क्या होता है जब हम हाई प्रेशर पे जाते हैं, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होता है? लो होता है, सबको पता है। इसलिए वहाँ पे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो अब बताना है कि ये आंसर सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और क्या रीज़न इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो देखो, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। अब रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन साफ दिया है, एल्टीट्यूड सिकनेस इसी वजह से तो होती है, उसका रीज़न दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर चल जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now moving towards next question. नाइक क्या होती है? ये भी पुरानी NCERT में ही था, जो कि इसमें से है नहीं पार्ट, वो डिलीट हो चुका है। अब नाइक क्या होती थी? किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल रोल। तो नाइक से हमें याद रखना है क्या है? फंक्शनल, कि उसका फंक्शनल रोल क्या है ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वो रहता है। तो कहाँ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? डी ऑप्शन, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। नेक्स्ट है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स कहाँ मिलते हैं? सबको पता है हमें, और ये तो हम मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं क्लास 11 में। कहाँ मिलते हैं? हेलोफाइट्स में, जहाँ पे क्या होता है? सलाइन एरिया, मार्शी एरिया, दलदली एरिया होता है। तो उसमें से क्या होता है, जो ऐसे वो ऊपर आ जाते हैं, प्लांट आउटग्रोइंग स्ट्रक्चर्स ऐसे आ जाते हैं ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड निमेटोफोर्स। तो कहाँ मिलते हैं वो? मार्शी एरियाज, दलदली इलाके में, या फिर हेलोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक नेमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग टू। अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्लांट है जो नेमेटोफोर्स दिखाएगा और विविपेरी, या फिर जिसे कहते हैं हम सीड जर्मिनेशन दिखाएगा, कि वो उसी से अटैच होगा। वही फिर से हेलोफाइट्स होंगे, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये देखो, 18 और 17 एक ही जैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसी इसमें भी जो 23 और 24 वाला क्वेश्चन है वही है। उसमें 23 में भी गॉस पे पूछा गया था कि गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में वहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी। जैसे इस बार 24 में उन्होंने सेम को डिफरेंट कर दिया था, वहाँ पे 23 में ये स्टेटमेंट सेम रही थी, और बस नीचे वहाँ कर दी थी स्टेटमेंट कि हमने पढ़ा कि हर्बीवोर ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन थे, लेकिन 23 में वहाँ कर दिया गया था कि कार्निवोर ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो 23 में ये क्वेश्चन आया था, और 24 में यही था गॉस वाला। यहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज कर दिया था सेम रिसोर्सेज की तरह, बाकी पूरा वही स्टेटमेंट थी कि क्या होता है, सेम के लिए compete, उसके लिए सॉरी डिफरेंट ये कर दिया पहला कि डिफरेंट के लिए compete करते हैं, और दूसरा कर दिया कि जो इन्फीरियर वन वाली हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये 23 और 24 में क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे, मतलब रिपीट हुआ है। 23 में भी वही पैटर्न था, 24 में भी वही था। नाउ सिक्स क्वेश्चन। प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी बेस्ट सीन इन। अब ये कह रहे हैं कि जो प्लांट अरेंज होते हैं एक वेल डिफाइंड प्रॉपर एरिया में, अपनी हाइट वाइट लेयर वाइज, तो कहाँ देखने मिलते हैं वो? हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने मिलते हैं। नाउ सेवेंथ वन, इट इज़ मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज। ये क्यों आसान है कि जो छोटा जानवर है ऊपर आसानी से चढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू
बड़े जानवर की। अब देखो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, स्मॉलर सरफेस एरिया होता है उनके बॉडी के कंपेयर में। यही क्या होता है, एलन रूल्स होता है, ये उसी पे बेस्ड है कि जो स्मॉलर एनिमल है उनका छोटा सरफेस एरिया होगा वॉल्यूम के कंपेयर में, तो उनका मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज एनिमल। इसीलिए छोटे जानवरों के लिए आसान होता है, वो आसानी से ऊपर चढ़ पाते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा कि स्मॉलर एनिमल्स हैव द हायर मेटाबॉलिक रेट, उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, इसलिए उनके लिए आसान होता है ऊपर चढ़ना एज कम्पेयर टू लार्जर एनिमल्स। नाउ एट्थ क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। अब देखो अभी मैंने बताया था फंक्शनल इंटरेक्शन क्या आ जाएगा, तो क्या थी, नाइक की, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिस जगह रह रहा है वहाँ पे उसका फंक्शनल रोल क्या है, फंक्शनल इंटरेक्शन क्या है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तुम नाइक लगा दोगे, नहीं, अब वहाँ पे क्या था, उस ऑर्गेनिज्म का जिस जगह रहता है वो फंक्शनली क्या रोल कर रहा है, और यहाँ पे एसोसिएशन है इंडिविजुअल की डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ जो सेम हैबिटेट में रह रही हैं और उनकी जो फंक्शनल इंट्रैक्शन है, तो इसका आंसर जाता है बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, असेंबलेज होती है पॉपुलेशन की, यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ आ गई हैं। और देखो ये वाले नीचे वाले उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ क्या था कि नाइक क्या है, कि फंक्शनल रोल जो एक ऑर्गेनिज्म प्ले करता है जहाँ वो रहता है, ठीक। और फिर यहाँ पूछा गया है कि एसोसिएशन है उन इंडिविजुअल्स की, वो भी अलग स्पीशीज़ की जो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, तो वो क्या बनाते हैं, बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। तो याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, हमें इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, मोस्ट एनिमल आर ट्री डिवेलर्स। अब ट्री डिवेलर्स कौन है, मतलब जो ट्री पे इधर उधर कूदते फिरते रहते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, मोस्टली हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वो डेंस एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है ना ज़्यादा डैम्प होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि एनिमल ज़्यादा अडेप्ट करते हैं एबोरल हैबिटेट्स को, मतलब या फिर ट्री डिवेलर जो पेड़ों पे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए कहाँ मिलते हैं ये सबसे ज़्यादा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको। फिर जस्ट अ पर्सन मूविंग फ्रॉम, अब वही आ गया, दिल्ली से शिमला जा रहा है हीट की गर्मी से, जैसे कि अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, अभी लोग यही कर रहे हैं, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं घूमने। ऐसे ही क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया से कहाँ आती हैं, कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स में। अब वो कहाँ आती हैं, ये वाला भी पुराना एनसीईआरटी में मेंशन है, इसका आंसर जाता था केलदियो नेशनल पार्क, 10th का। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन। अब इसमें से कौन सी पैरासिटिक एडेप्टेशन नहीं है, ये लाइन हमने पढ़ी है, डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव, और देखो मैंने बताया था नहीं, PYQ आया है, पूछा गया कि वहाँ क्या लिखा हुआ था, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो ये नहीं होगा, वो तो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, ये मैंने पढ़ाते टाइम भी डिस्कस किया था कि ये PYQ आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज बेंथिक ऑर्गेनिज्म। अब बेंथिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पहले तो ये समझना होता है, ये होते हैं बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, मतलब जो नीचे क्रॉल करती हुई नीचे या ज़मीन पे मिलेंगे, वो होते हैं बेंथिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो नीचे ही रहते हैं। तो बेंथिक ऑर्गेनिज्म किससे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, सेडिमेंट। अब देखो वो नीचे मिट्टी पे रहता है, मिट्टी में क्या सेडिमेंटेशन लेयर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या अफेक्ट करेगा, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। मान लो ये पूरा समुद्र है, ऐसे यहाँ पानी, ठीक है, ये नीचे बेंथिक में पानी पाए जाने वाले बिल्कुल नीचे जो मिलेंगे सेडिमेंट के पास, दैट आर बेंथिक ऑर्गेनिज्म। तो इन्हें कौन अफेक्ट करेगा, सेडिमेंट ही कैरेक्टरिस्टिक ही अफेक्ट करेगी, कि कैसी कैरेक्टरिस्टिक है उस सेडिमेंट की। तो 12th का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एरिया एट जॉइनिंग रोहतंग पास अबाउट 6 months बैक। अब फिर से वही एल्टीट्यूड सिकनेस वाला क्वेश्चन, कि पीपल जो लोग अभी माइग्रेट करा है उन्होंने कहाँ से, प्लेन से गए हैं रोहतांग पास की तरफ, तो अब उनको पिछले कुछ 6 महीने हो गए हैं, तो उनके अंदर क्या चेंजेस देखने मिलेंगे, हैव मोर RBC एज अर हीमोग्लोबिन हैज़ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2। अब सबसे पहले दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, जब हम हाई एरिया पे जाते हैं तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। सफिशिएंट ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए ही वहाँ पे RBC का नंबर बढ़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा RBC प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई हो। तो साफ साफ समझ आ रहा है क्या आ जाएगा इसका आंसर, हैव मोर RBC एंड द हीमोग्लोबिन हैज़ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2।
नीचे और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल, तो बकवास चीज़ है। सफ़र फ्रॉम द एल्टीट्यूड सिकनेस से करेंगे, अब क्यों करेंगे भाई, अब तो 6 महीने हो गए उनको। हैव द यूजुअल आरबीसी, यूजुअल आरबीसी काउंट होगा ही नहीं क्योंकि आप पहाड़ों पे जाते हैं। ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, उसी को कोप अप करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ आरबीसी हमारी बॉडी में बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ 14 लार्ज वुडी वेन्स। जो लार्ज वुडी वेन्स और मोर कॉमनली फाउंड, अभी फिर से कहाँ पाई जाएंगी। देखो, जो जो इनकी बात की गई है कि लार्ज वुडी वेन्स, ये कौन सी होती है, लीनाज होती हैं। इनको लियानास कहते हैं। जो जिनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, क्या होती है, क्लाइंबिंग होती है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। देखो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो अलग देखने मिलती है ना, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, क्योंकि क्या है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब देखो, वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको धूप की कमी है। जो नीचे जानवर, नीचे प्लांट, हर्ब, फ्लोरा, फौना होगी, तो ये क्या होती है, नीचे ग्रो करती है, लेकिन ये क्लाइंब करती जाती है ऊपर ऊपर आने के लिए, किसकी सर्च में, सनलाइट की सर्च में। तो वह लिखा, लार्ज वुडी वाइन आर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। ये क्या होते हैं, क्लाइंबिंग वुडी वेन्स होती हैं, वाइन्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंडीशन 1 to 4, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम एज एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट इन डेजर्ट रिगार्ड। अब वही, ये भी पुराना क्वेश्चन है, चाहे तो तुम इसे स्किप कर सकते हो, वैसे मैं बता देती हूँ। इसका आंसर जाएगा ये 1 and 3, मतलब बरोइंग इन द सॉइल। अब वो एस्केप टेम्परेचर से बचने के लिए अपने आप को बरो कर लेती थी। और तीसरा जाएगा, बास जब उनका टेम्परेचर डाउन होता तो वापस सन में आके हीट एब्जॉर्ब कर लेती थी। 16 है, 16 भी वही है, पुराना डिलीटेड। कि क्या जाएगा इसका आंसर, ये पहले ग्राफ में दिया हुआ था कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फर्स्ट वाली है, ये रेगुलेटर को रिप्रेजेंट करती थी, सेकंड वन कन्फॉर्मर्स को, और ये पार्शियल रेगुलेटर्स को। तो इनका आंसर भी चल जाएगा डी। फिर 17 रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज। अब ये तो बेसिक सी बहुत कॉमन चीज़ है, हम 11 में ही पढ़ के आए कि वेस्कुलर टिश्यू का लूज हो जाना, मैकेनिकल टिश्यू का लूज हो जाना, क्यूटिकल का लूज हो जाना, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाइड्रोफाइट्स की, जो पानी में रहेंगे, हाइड्रोफाइट्स। फिर है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर से। वही, डेजर्ट एनिमल्स, कैंगरू रेड के लिए, ये सब पुरानी है, जो एनसीईआरटी में सिलेबस डिलीट हो चुका है, रिवाइज वाले एडिशन में ये सब है नहीं। तो अगर करना चाहो तो तुम सॉल्व कर लेना, अगर एक बार मन करे, वैसे पढ़ तो चुके ही हो। इफ़ यू वांट, अगर चाहो तो एक बार पुरानी एनसीईआरटी से भी रीड आउट कर लेना, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, कुछ उतने खास भारी है नहीं ये। तो इसका आंसर क्या चला जाता है कि वो ड्राई सीड्स पे फीड करते हैं, क्योंकि उनको दे डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट से चलते हैं, ये क्वेरिकस स्पीशीज डोमिनेंट कंपोनेंट है, इसे छोड़ो, मत करो इसे। अब नाइक ओवरलैप इंडिकेट्स। अब जब किसी की दो नाइक ओवरलैप करती हैं तो वो क्या इंडिकेट करती हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि दोनों क्या रिसोर्स क्या करें, शेयरिंग करें, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज बिटवीन द टू स्पीशीज। तो ये बताता है नाइक का मतलब क्या होता है, कि वन और मोर रिसोर्सेज जो हैं आपस में शेयरिंग करते हैं। 21 पीपल लिविंग इन सी लेवल अराउंड द। अब फिर से वही एल्टीट्यूड सिकनेस वाले, देखो ये जो पहले पोर्शन था ना, इनसे बहुत क्वेश्चन आते थे। अब जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वहीं से आते हैं, इंट्रैक्शन वाले, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाले से। इसके बाद हम करेंगे अभी डिस्कस कि 22, 23 और 24 में क्या क्वेश्चन आए हैं। पहले ये कर लेते हैं। पीपल लिविंग एट सी लेवल, जो सी लेवल पे रह रहा है उसके पास 5 मिलियन आरबीसी मिलेगा पर क्यूबिक मिलीमीटर उसके ब्लड में। अब पर क्यूबिक मिलीमीटर दैट इज़ वॉल्यूम है, इसलिए क्यूबिक आया वहाँ पे। पर मतलब 100 पर 100 ml काउंट किया जाता है। तो जहाँ पे उसका लिविंग एल्टीट्यूड कितना है, 5400 मीटर्स है, उसके पास 8 मिलियन है, ऐसा क्यों है। फिर से वही सेम रीज़न चल जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक O2 वहाँ पे लेस है, इसलिए आरबीसी ज़्यादा चाहिए ताकि वो ज़्यादा O2 एब्जॉर्ब कर सके और सर्वाइव कर सके। एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ। अब एनुअल माइग्रेशन किसके केस में नहीं होगी, कि कौन अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। तो कौन नहीं जाएगा, फ्रॉग, दैट इज सेलेमेंडर। ये भी छोड़ो, मत करो इसे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेइंग मैंटिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। अब ये भी तुम लोगों को लग ही रहा होगा कि क्या ही क्वेश्चन है, लेकिन छोड़ो, ये कैमोफ्लेज शो करता है, ये सब पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। वही देखो 2006 तब। मोर देन 70% जो वर्ल्ड फ्रेश वाटर है कौन कंटेन करके रखा है, दैट इज़ पोलर आइस में कंटेन होता है। अब ये सब वही है पुराना, कि 25 लैटिट्यूड पे हीट गेन आइसोलेशन अप्रॉक्सीमेटली किसका जाता है। छोड़ो इसे मत करो। एनिमल हैव द इनेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम द प्रिडेशन, एग्जाम्पल फॉर द सेम आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल। अब ये हम पढ़ते हैं कि एनिमल जिनके पास इनेट एबिलिटी होती है प्रिडेशन से बचने के लिए, ठीक है। तो
कलर चेंज इन कैमलियन, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कैमोफ्लेज के। तो ये इनेट नहीं हुए, इनेट मतलब होता है दैट इज बाय बर्थ जो प्रेजेंट हो, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज बाय स्वेलिंग इन एयर एंड पफर फिश, ये भी नहीं है, ये अडेप्टेशन हो गई। पॉइजन फैंग्स इन स्नेक्स, अब पॉइजन फैंग्स है क्योंकि स्नेक में वो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। और मेलानिज्म एंड बॉट किसका एग्जाम्पल, हमने इवोल्यूशन में पढ़ा है, इंडस्ट्रियल वगैरह एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिस मैच, कौन सा मिस मैच है, छोड़ो ये भी मत करो, ये भी पुराना एनसीईआरटी से ही पूरा बेस्ड है जो कट गया है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल नॉट करेक्टली मैच, ये भी पुराना है, छोड़ो इसको। In which of the following habitat does the diurnal temperature of the soil surface vary most? छोड़ो, what is true for the individual of the same species, छोड़ो मतलब इन द सेंस अगर तुम्हारा करने का मन है तो तुम कर लेना, मैं इसके आंसर की दे दूंगी, एक बार पुरानी एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना। इसलिए छुड़वा रही हूँ क्योंकि हमने ये सब पढ़ा नहीं, तो तुम लोगों से होगा नहीं, तुम्हारा मोरल फालतू में डाउन हो जाएगा। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो उस बेस पे क्वेश्चन मिलते हैं उसे सॉल्व करते चलते हैं। वॉट इज़ ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज़, अब सेम स्पीशीज़ के लिए क्या चीज़ ट्रू है? लिविंग इन द सेम नाइक, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, इंटरब्रीडिंग, और लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। अब देखो जो स्पीशीज़ हैं जो एक यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में रह रही है, ठीक है, तो वो आपस में इंटरब्रीड करेगी। और नाइक क्या रिप्रेजेंट करती है? उसकी हैबिट, फंक्शन ऑफ स्पीशीज़ की। तो जो हैबिटेट होती है वो स्पेसिफिक प्लेस होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। तो सेम स्पीसीज़ है, अब सेम स्पीसीज़ में लेकिन 5-6 ऑर्गेनिज्म होंगे, तो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट होगी अलग अलग होगी, कोई कहीं रह रहा होगा, कोई कहीं रह रहा होगा। तो इसमें हम ना सेम नाइक आएगी ना सेम हैबिटेट आएगी। तो ये क्योंकि क्या है, इन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। और स्पीशीज़ की बात की जा रही है तो वहाँ क्या मिलता है? इंटरब्रीडिंग मिलता है। अब कॉज ऑफ मिमिक्री, मिमिक्री का कॉज क्या है? कोई मिमिक्री क्यों करना चाहेगा? अपने आप को ऑफेंस है, या तो किसी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, डिफेंस करना चाहेगा, या अपने आप को किसी और ऑर्गेनिज्म से अपने आप को मैच करना चाहेगा, दिखा उसकी तरह रिजेंबल करना चाहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑफेंस एंड डिफेंस। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ अ हाई डेंसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिर से वही कि हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेगा? जहाँ पे पॉपुलेशन साइज ज़्यादा हो, पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट ग्रासलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं? अब डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो वहाँ कौन मिलने वाले हैं ज़्यादातर जानवर? फॉसोरियल्स मिलते हैं। फॉसोरियल्स कौन होते हैं? फॉसोरियल्स वो होते हैं जो बरो करके रहते हैं, जो गड्ढा खोद के उसके अंदर रहते हैं। फिर हम चलते हैं प्लांट, जैसे प्रोपेस, अकेशिया, कैप्टस, छोड़ो इसको, ये सब पुराना है। और देखो कितना 1998 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज मोर वनरेबल टू इन्वेजन बाय द आउटसाइड एनिमल एंड द प्लांट्स, कौन सी कम्युनिटी को ज़्यादा है? फिर से वही क्वेश्चन, सेम आंसर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहीं ज़्यादा खतरा है, वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब एडवर्स सीजन आएगा तो जो कौन है, थ्रियोफाइट्स हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? पहली बात तो पता होना चाहिए थ्रियोफाइट्स क्या होते हैं। थ्रियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं विंटर में एज अ सीड की फॉर्म में, और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं जब स्प्रिंग और ऑटम आता है। तो वही है, जब एडवर्स सीजन है तो वो सीड के फॉर्म में रहेंगे। तो यही थ्रियोफाइट्स होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में, मतलब विंड्स में, सीड्स के फॉर्म में रहने वाले हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कब करेंगे? बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग, जब स्प्रिंग और ऑटम आएगा। तो इसका आंसर सीड चल जाएगा। फिर से बेंथिक एनिमल्स आ गए। बेंथिक एनिमल्स वो होते हैं जो नीचे रेस्ट पे रहेंगे, सेडिमेंट पे रहेंगे। तो क्या आना चाहिए इसका? डीप ड्वेलर्स इन द सी, या फिर फ्लोट ऑन अ सी सरफेस, सबमर्ज इन एरिया, या आर फ्लोटिंग फ्री ऑर्गेनिज्म। तो क्या जाएगा इसका आंसर? डीप ड्वेलर्स इन द सी, जो नीचे मिलेंगे। अब नाइक क्या होती है स्पीशीज़ की? फिर से वही क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, बताओ अब तुम लोग सोचो क्या होगा इसका आंसर। हैबिटेट एंड स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ए स्पीशीज़, स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहेगा, या फिर स्पेसिफिक स्पीशीज़ फंक्शन एंड इट्स कॉम्पिटिटिव पावर क्या होगी उसकी, या फिर नन ऑफ दीज। तो नाइक होती है उसकी हैबिटेट और स्पेसिफिक फंक्शन स्पीशीज़ का। फिर चलते हैं जो एनिमल है कोल्ड कंट्री के रिलेटिवली शॉर्ट और पुअर होता है। ये क्या है? एलेंस लॉ है, यही जिस पे भी हम 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये भी पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन था सब। ये सब 1993 के, इनको छोड़ो, देखते हैं कोई रिसेंट वाला क्वेश्चन। देखो अब ये तो पता ही है होम्योस्टेसिस क्या होता है। अगर अब इतना तो हर किसी को पता ही होना चाहिए, भले कर दिया हो, लेकिन ये बेसिक है। टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज, मतलब हमें क्या होता है कि हमें अपना इंटरनल इन्वायरमेंट, सॉरी,
हमें क्या होता है अपना इन्वायरमेंट, हमें इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना होता है। तो क्या है होमोस्टैसिस? टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज की, जो अंदर चेंज नहीं आएगा, हम अंदर का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखेंगे। फिर है 47 म्यूचुअलिज्म। अब ये बताओ, ये तो हमने पढ़े कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है। म्यूचुअलिज्म जहाँ दोनों को फ़ायदा हो। कमेंसलिज्म एक को फ़ायदा एक न्यूट्रल। अमेंसलिज्म एक को नुकसान एक न्यूट्रल। पैरासिटिज्म दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा, या एक को फ़ायदा एक को नुकसान? एक को तो फ़ायदा होगा ना, तो क्या बन गया ए का म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों को फ़ायदा। फोर्थ ऑप्शन कमेंसलिज्म, एक को फ़ायदा दूसरे को कुछ नहीं, बी का फर्स्ट। तो देखते हैं ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, हमारा फोर्थ ऑप्शन। अब फिर से आ गया है 2023 में। देखो ये 23 में पूछा गया था, ये भी 23 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। क्या है? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो भी मैंने बताया हुआ था कि जहाँ दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, compete करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। सही बात है, सेम रिसोर्सेज के लिए ही compete करती हैं। एंड कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, एंड कॉम्पिटिटिव इंफेयरमेंट वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब पता 24 में क्या था, इन यहाँ तक सेम रिसोर्सेज तक रहने दिया और अगले को दो, इसी स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो PYQ किया हो, जिसने NCERT पढ़ी है, वो क्वेश्चन करेक्ट करके आएगा 24 में भी। अब देखो अगली लाइन की दी, इन जनरल कार्निवोर ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होते हैं। नहीं, हमने पढ़ा है हर्बीवोर ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो पहली वाली तो ट्रू स्टेटमेंट हो गई, दूसरी वाली फॉल्स हो गई। तो क्या चला जाएगा इसका आंसर? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। फिर चलते हैं हम नीचे। फिर हमने करें हैं फन एंड टू लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला। लॉजिस्टिक ग्रोथ कहाँ मिलने वाली है? हमने पढ़ा था जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स होगी या फिर लिमिटेड रिसोर्स होगी। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्या आ जाएगा? जहाँ लिमिटेड रिसोर्स हो। एक्सपोनेंशियल कहाँ जाए, सॉरी, लॉजिस्टिक कहाँ जाएगी? लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड होगी। अब एक्सपेंडिंग एज पिरामिड क्या बताएगा कि परसेंटेज वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज का लार्ज है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव का कम होगा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का ज़्यादा होगा। तो अब दोनों ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? स्टेबल। स्टेबल में क्या होती है? जो परसेंट इंडिविजुअल है प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का सेम होगा, तब जाके वहाँ स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जब ये ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। तो ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ लेपर्ड एंड द लायन इन अ फॉरेस्ट ग्लास रेंट। क्या है ये? तो ये तो बेसिक से एग्जांपल है। एक लेपर्ड है और उसको खाने के लिए कौन है? एक लेपर्ड और लायन है फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? कंपटीशन का है ना दोनों। अब दोनों एक ही रिसोर्स के लिए फीड करने वाले हैं, दैट इज़ कंपटीशन। कुकू लेंगे एग इन क्रोज नीड्स, ये तो हमने पढ़ा ही है, दैट इज़ ब्रूट पैरासिटिज्म। फंजाई और रूट ऑफ द हायर प्लांट इन माइकोराइजा, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। कैटल एरगेटिव का भी हमने पढ़ा है, दैट इज़ कमेंसलिज्म। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 50 का सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, डेट इज़ 51। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड। ये भी 23 के क्वेश्चन थे सारे और रिसेंट, तो और ये 22 का है। अब चलते हैं कि कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट कनेक्टेड है प्रीडेशन से। वो हेल्प करते हैं मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। इट माइट लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीशीज, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। इट इज़ नेसेसिटी बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इसमें कनेक्ट नहीं करती? तो ये सबसे पहले देखना है कि कैन नॉट बोला है। तो देखो क्या करते हैं, वो सब काम करते हैं। वो स्पीशीज़ को भी मेंटेन करते हैं। अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट है, हमने पढ़ा था, तो क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा स्पीशीज़ का, ये भी बात सही है। और कि दोनों ही स्पीशीज़ निगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, नहीं। जो प्रेडेटर है, जो शिकारी है, उसका तो फ़ायदा है, प्रे का नुकसान है, तो दोनों निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होते। तो इसका आंसर जाएगा कैन नॉट बी कनेक्टेड में, मतलब सी ऑप्शन के दोनों निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होते। और ये भी करते ही है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब हम बता, अब ये फिर से हो जाएगा, वेल एक्सप्लेनिंग इन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है बेनिफिशियल, नेगेटिव कर रहा है डेट्रीमेंटल, जीरो फॉर न्यूट्रल। तो हमें बताना है किस में प्लस और नेगेटिव वाला कौन सा होगा, एक का फ़ायदा एक का नुकसान, कौन सा जाने वाला है? प्रिडेशन जाने वाला है। अब देखो अमेंसलिज्म में एक का फ़ायदा था, दूसरे को कुछ नहीं था, एक का नुकसान था, एक न्यूट्रल था। यहाँ पे एक का फ़ायदा था, एक को कुछ नहीं था। प्रिडेशन में क्या होगा? दोनों ही स्पीशीज़ वन, एक को क्या होने वाली है? एक का फ़ायदा एक का नुकसान, अभी हमने पढ़ा ऊपर, तो ये यही जाएगा, एक का फ़ायदा और एक का नुकसान।
सॉरी, ये न्यूट्रल बना लेते हैं, या निगेटिव आएगा। एक का फ़ायदा एक का नुकसान, तो प्रिडेशन कहाँ से आएगा, कॉम्पिटिशन में तो दोनों ही इफेक्ट होता है निगेटिवली। फिर से देखो वही आया, 8 ड्रोसोफिला है, लेबोरेटरी पॉपुलेशन में 80 थे, डाइट ड्यूरिंग अ वीक, तो डेथ रेट क्या बन जाएगा इसका, ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कितने थे, 8 थे, वही एग्जाम्पल है, 80 में से 8 मर गए, तो कितना 0.1 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी 22 का है। अब 21 का चलता है, इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नेचर विच मैकेनिज्म कम्पीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। अब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन चल रहा है दो अलग स्पीशीज़ के बीच में, लेकिन उन्हें वहाँ पे सर्वाइव करना है, इवॉल्व करना है, तो कौन सा मेथड वो अपनाएंगी, दैट इज़ रिसोर्स पार्टनिंग। ये एनसीईआरटी की लाइन है, हमने पढ़ा था एक मेथड क्या है एक साथ सर्वाइव करने का, को इवॉल्व करने का, को एग्जिस्टेंस का, दैट इज़ रिसोर्स पार्टनिंग। एमेंसलिज्म में क्या होगा, एक का नुकसान एक कुछ नहीं होने वाला, दैट इज बी ऑप्शन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में इक्वेशन दी है, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। ई क्या रिप्रेजेंट करता है, द बेस ऑफ ज्योमेट्रिक लॉगरिथम, नंबर लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम या फिर नेचुरल लॉगरिथम। अब ये तो बहुत ही बेसिक है, सबको पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, ये सब एनसीईआरटी में सब बताया गया, अगर किसी को बेसिक फिजिक्स भी नहीं पता तब भी वो कर सकता है अगर उसने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, हमने सारे एट्रीब्यूट पढ़े हैं, कौन कौन से थे वहाँ पे, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, इट इज मोर्टैलिटी, नैटेलिटी, क्या नहीं था, स्पीशीज इंटरेक्शन, वहाँ पे उसका एट्रीब्यूट नहीं था, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाले में था। फिर कार्निवोर एनिमल लायन लेपर्ड ऑक्यूपाई करते हैं सेम नाइक, लेकिन जो लायन प्रिडेट करता है लार्ज एनिमल्स को और लेपर्ड करता है स्मॉलर वंस को। तो ये मैकेनिज्म कौन सा हुआ, कंपटीशन का। अब देखो कंपटीशन है लेकिन उनको को इवॉल्व करना है, अब उन्होंने क्या कर लिया, अपने रिसोर्स पार्टनिंग कर लिया, बांट लिए। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, कौन सा कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल इसमें से नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े, ऑर्किड भी पढ़ा है, कैटल भी पढ़ा है, सीएनएन ये नहीं है। फीमेल वास्पन फिक किसका एग्जाम्पल था, म्यूचुअलिज्म का। नेटालिटी क्या होती है, बर्थ रेट होती है हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ, मॉथ के साथ कौन सा प्लांट दिखाता है, डेट इज यूका। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन है कंट्री की, तो इसमें से क्या सही होगा, हमें ये स्टेटमेंट बतानी है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू, अब देखो सारे एज पिरामिड याद करो, सबसे पहले प्री रिप्रोडक्टिव आता था, फिर रिप्रोडक्टिव आता था, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव आता था, तो ये एक्सपेंडिंग हो गया। अब जब प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव सेम है ऑलमोस्ट, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव और सेम है, और ये दैट इज़ स्टेबल। अगर प्री रिप्रोडक्टिव ही कम है, फिर रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और पोस्ट ये कुछ ऐसा शेप बनेगा, तो ये क्या होगी, डिक्लाइनिंग होगी इनकी। तो हमें क्या बताना है, ग्रोइंग में क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। फिर चलते हैं इधर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब ये इसमें मेंशन नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन था, तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता था, अमेंसिलिज्म। एसिम्प्टोट कंडीशन हमने पढ़ी है, एसिम्प्टोट कब हो जाती है, जब कैरिंग कैपेसिटी किसके बराबर हो जाए, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर, दैट इज़ के इज इक्वल्स टू एन, ये मैंने पढ़ाया है। माइक्रोरेजा किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का, ये भी हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीसीज, ये भी मैंने समझाया है, के सिलेक्टेड स्पीसीज क्या होती हैं, आर सिलेक्टेड क्या होती हैं। डार्विन के अकॉर्डिंग जो आर सिलेक्टेड थे वो क्या थे, जिनका रिप्रोडक्शन नंबर ज़्यादा होगा, वहाँ पे ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगी लेकिन साइज़ छोटा होगा, तो स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, ज़्यादा प्रोजेनी विद स्मॉल नंबर ऑफ साइज, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन। आर सिलेक्टेड वही होते हैं जिनके ऑफस्प्रिंग का नंबर ज़्यादा होंगे लेकिन साइज़ छोटा होगा। के सिलेक्टेड वो होते हैं जिनके ऑप्शन का साइज़ ज़्यादा होगा, उनका नंबर कम होगा। अब फिर आ गया प्लस साइन